हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 12th के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन में तीसरा लेक्चर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। हम पहले से ही जानते हैं तो एपिडिडाइमिस की अगर हम बात करें, जो अधिवृषण होता है, हमने देखा कि यह वृषण से निकली हुई एक मोटी और कुंडलित नलिका होती है। यह जो वृषण होता है यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा, लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। परंतु इससे जो लगी अधिवृषण होती है, इसकी लंबाई अगर देखें तो यह लगभग 6 मीटर तक होती है। अगर इस वृषण के भार की बात करें, इसके वेग की बात करें, तो वृषण का भार लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। ये जो एपिडिडाइमिस होती है, यह एपिडिडाइमिस लंबाई में तो लगभग 6 मीटर होती है, परंतु यह इस वृषण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर ही लंबी रह जाती है, जो वृषण के टेस्टिस के पश्च भाग पर इसको ढके होती है। इसी कुंडलित भाग को ही अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो यह 3 भागों में बटा हुआ प्रतीत होता है, जिसमें इसका जो ऊपरी शीर्ष भाग होता है, जो वृषण के शीर्ष भाग को ढक कर रखता है, इस भाग को हम हेड और कार्डा एपिडिडाइमिस दूसरा भाग जो इसके निचले सतह को ढक कर रखता है, इसे हम टेल और कापट एपिडिडाइमिस कहते हैं। और इसका जो मध्य भाग जो इसके पश्च सतह को अर्थात पृष्ठ तल को ढक कर रखता है, इसे हम कार्पस और बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं। यही जो एपिडिडाइमिस होती है, इसके पुच्छ भाग में जो स्थित अंतिम छोर होता है, यही अंतिम छोर ही शुक्रवाहिका अर्थात वास डिफरेंस का निर्माण करता है। अगर इस अधिवृषण की संरचना
बाहर और भीतर से देखें या अध्ययन करें इसकी संरचना का, तो इसकी ऊतकीय संरचना में जो बाहरी सतह होती है यह पेशीय स्तर अर्थात मस्कुलर लेयर, की बनी होती है, परंतु जो इसका भीतरी सतह होता है, इस भीतरी सतह पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। इस एपिथेलियम की सतह पर बहुत सारी रोम नुमा रचनाएं अर्थात रोम होते हैं। इन्हीं को आप स्टीरियोसीलिया कहते हैं। ये स्टीरियोसीलिया इसमें मूल रूप से अवशोषण का कार्य करते हैं। इसी एपिडिडाइमिस में ही इस वृषण अर्थात टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप बनने वाले जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो इस एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं। तो यहीं पर इनका पोषण व परिपक्वन भी होता है। इसके पश्चात जो शुक्राणु परिपक्वन से रह जाते हैं वो नष्ट होने लगते हैं और नष्ट होने के पश्चात इनका विघटन कर दिया जाता है और इनके विघटन से बना जो तरल होता है वो तरल इन स्टीरियोसीलिया अर्थात माइक्रोविलाई द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये जो एपिडिडाइमिस होती है यह शुक्राणुओं की वृद्धि व विकास में सहायक होती है। यही अधिवृषण अर्थात एपिडिडाइमिस आगे की ओर वास डिफरेंस अर्थात शुक्रवाहिका में खुलती है। इसको पढ़ने से पहले हम एपिडिडाइमिस के बारे में कुछ बिंदुओं को नोट कर लेते हैं।
पहले बिंदु की चर्चा करें तो ये एपिडिडाइमिस लगभग 6 मीटर लंबी होती है। यह अत्यधिक कुंडलित होकर कामा रूप ग्रहण कर लेती है, जो कि वृषण के पश्च सतह पर चिपकी होती है। इसका यह शीर्ष काय और तेल में विभेदित होती है। इनका कुंडलन इस प्रकार से होता है कि आपस में ये संयोजी ऊतक द्वारा चिपके होते हैं, जिससे कि आसानी से खुल नहीं पाते। इसके ऊतकीय संरचना की बात करें तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम अर्थात स्यूडो अस्तरित स्तंभीय एपिथेलियम के बने होते हैं, जिसकी बाहरी सतह पर मोटा पेशी स्तर होता है और भीतरी सतह पर इसके बहुत सारे रसांकुर अर्थात माइक्रोविलाई और स्टीरियोसिलिया पाए जाते हैं। अगर इसके कार्य की बात करें तो ये जो एपिडिडाइमिस होता है, इसमें लगभग 1 माह तक शुक्राणुओं का पोषण होता है और साथ ही साथ ये इसमें संरक्षित होते हैं। उसके पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं और इनके विघटित भाग को इन विलाई अर्थात स्टीरियोसिलिया द्वारा पुनः अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके पश्चात हम नर जनन वाहिनियों या शुक्र वाहिनियों के बारे में देखेंगे। नर जनन वाहिनियां, जिसे आप मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स कहते हैं, ये एपिडिडाइमिस से आगे नर जनन तंत्र से लगी हुई नलिकाएं होती हैं। इसमें मूल रूप से 3 प्रकार की नलिकाएं आती हैं, जिसमें पहली नलिका जो एपिडिडाइमिस का अंतिम छोर, जिसे आप कापट एपिडिडाइमिस कहते हैं, उससे विकसित होती है। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कापट एपिडिडाइमिस जो पुच्छ भाग होता है वह सीधा होकर एक नली के रूप में विकसित होता है, जिसे आप शुक्रवाहिका वास डिफरेंस कहते हैं। यह वास डिफरेंस एक मोटी भित्ति वाली नलिका होती है, अर्थात इसके लक्षण के रूप में अगर हम देखें तो पहले लक्षण के रूप में देखें तो यह एक मोटी भित्ति वाली नलिका होती है, परंतु इसकी जो गुहा होती है यह गुहा सक्रिय होती है और इसका निर्माण भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से होता है, परंतु इसकी
गुहा की सतह पर पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें स्टीरियोसीलिया जिसको आप माइक्रोबिलाई कहते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं। और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये जो वास डिफरेंस होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की तरंगिक गति, जिसको आप पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, पाई जाती है। इसी मूवमेंट के कारण ही शुक्राणुओं को अर्थात स्पर्म को यह आगे की ओर स्थानांतरित करती रहती है, अर्थात इसमें उपस्थित तरंग गति शुक्राणुओं को आगे की ओर भेजते हैं। कहते हैं ये जो शुक्रवाहिका होती है, इस शुक्रवाहिका में जो शुक्राणु होते हैं अर्थात स्पर्म होते हैं, ये कई महीनों तक संरक्षित रहते हैं। कुछ कोशिकाएं स्रावी होती हैं अर्थात स्रावण का कार्य करती हैं, और ये कुछ ऐसे तरल पदार्थ का स्रावण करती हैं जो तरल पदार्थ इस वास डिफरेंस के मार्ग को चिकना बनाए रखता है, जिससे स्पर्म के स्थानांतरण या बहाव में सुविधा होती है और इसकी भित्तियां भी नम बनी रहती हैं। यह शुक्रवाहिका वास डिफरेंस वृषण के पश्च छोर से ऊपर की ओर बढ़ती हुई जो इंग्विनल कैनाल होती है, उसी मार्ग से स्पर्मेटिक कॉर्ड के रूप में श्रोणि गुहा में पहुंचने के पश्चात वहां पर जो स्थित मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर से लगी मूत्र नली अर्थात जो यूरेटर होता है, उस पर एक फंदा बनाती हुई एक चौड़ी गुहा वाली ग्रंथि का निर्माण करती है। उसी ग्रंथि को हम शुक्राशय कहते हैं, अर्थात शुक्रवाहिका आगे की ओर शुक्राशय बनाती है, जिसको आप सेमिनल डक्ट भी कहते हैं। यह शुक्राशय आगे की ओर बढ़ते हैं। दोनों शुक्राशय परस्पर मिलकर एक सकरी नली का निर्माण करते हैं। उसी सकरी नली को आप स्खलन नलिका इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यह स्खलन नलिका उदर गुहा, यह स्खलन नलिका मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा में खुलती है।